कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। मैं आज इस वीडियो में लेकर के हाजिर हूँ। भाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं। भाषा क्या है ये चीज़ आज हम जानेंगे। बोली क्या है, व्याकरण क्या है, ये सब बात जानेंगे। लिपि क्या है, ये सब के बारे में आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, जब मनुष्य जाति का जन्म हुआ था, मनुष्य जाति का जिस समय हमारा जन्म हुआ था, हमारा जाति का, उस समय कहा जाता है कि भाषा नहीं था। भाषा हम प्राकृतिक चीज़ों से सीखे, जितने भी प्राकृतिक चीज़ें, जीव जंतु हैं, उनसे सीखे, उन्हीं से सीखा हुआ। तो हमें प्राकृतिक चीज़ों को सम्मान करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारा मनुष्य का चाल हाल भाव है, वो सब प्राकृतिक के चीज़ों से सीखे हैं। प्राकृतिक के चीज़ों से उससे दूर नहीं रह सकते हैं, उससे हम अलग नहीं रह सकते हैं। इसलिए प्रकृति के चीज़ों को सम्मान देना चाहिए, उसे हमें पुनर्जन्म उसको अच्छा से चलाना चाहिए, उसे व्यक्तित्व रूप से बढ़ाना चाहिए। आज देखिए धीरे धीरे बहुत सारे जीव विलुप्त होते जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण है हम लोग, जो उन्होंने हमें सीख दिया, आज हम उसी को उजाड़ रहे हैं। मान के चलिए जीव जंतु, पशु पंछी में प्रेम करना सिखाता है, एक दूसरे से मिलाना सिखाता है। आज उसके घर को उजाड़ रहे हैं हम, जंगल झाड़ को उजाड़ रहे हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। प्राकृतिक चीज़ को हमें लगाना चाहिए, उसे सुरक्षित करना चाहिए, सुरक्षा देना चाहिए। आज जो चीज़ हमें भाषा सिखलाया है, जिस जगह से भाषा सीखे, उसी चीज़ को हम हटा रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आइए हम भाषा में सिखाते हैं। सबसे पहले हमारा भाषा था तो सांकेतिक भाषा, जीव जंतुओं से देख करके इशारा करके सुनते थे। सांकेतिक भाषा, संकेत करके सीखते थे। ये क्या है, ये इशारा कर रहे हैं। ये क्या है, हमारे पास बोल नहीं था, आवाज़ नहीं था, लेकिन ये हम इशारा करके सिखाते थे। ये एक सांकेतिक भाषा था। सांकेतिक भाषा का प्रयोग आज भी करते हैं, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य का विकास हुआ तो हम अपने भाव को बोल सके, लिख सके, ऐसा विकास हो गया धीरे धीरे। आइए भाषा किसे कहते हैं तो हम आपको बताते हैं। भाषा एक वह माध्यम है या वह एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव को, हम अपने विचार को एक दूसरे तक प्रकट करते हैं और उसके भाव को हम ग्रहण करते हैं। वही भाषा कहलाता है। किसी भी व्यक्ति का अपना विचार, पर्सनल विचार एक दूसरे व्यक्ति तक जाता है और उसका भाव को हम ग्रहण करते हैं, वही भाषा कहलाता है। भाषा का अर्थ विचार, राय, मत, भाव, यही उसका अर्थ हुआ। भाषा मतलब उसका राय हो गया, विचार, भाव हो गया, वही भाषा होता है। देखिए भाषा वह माध्यम है जिसके सहयोग से हम अपने भाव विचार को एक दूसरे व्यक्ति तक व्यक्त करते हैं या प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। और उसके दूसरे व्यक्ति का बोले हुए विचार को, भाव को ग्रहण करते हैं, वही भाषा कहलाता है। भाषा का मतलब समझे, हम अपना भाव को दूसरे व्यक्ति तक प्रकट करना और उसके भाव को ग्रहण करना ही भाषा कहलाता है। भाषा के मुख्य रूप दो हैं, एक मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा जो ओरली होता है, जो बोलते हैं, बोल करके एक दूसरे को प्रदान करते हैं, बोल करके हम एक दूसरे तक विचार को, भाव को लेते हैं, वो मौखिक भाषा कहलाता है। लिखित भाषा जो लिख करके हम देते हैं किसी भी चीज़ को, एक अस्थायी रूप, भाषा का अस्थायी रूप कहा जाएगा तो लिखित रूप कहलाएगा। भाषा का अस्थायी रूप लिखित भाषा कहलाएगा। आइए हम मौखिक भाषा का परिभाषा बताते हैं। भाषा का वह रूप जिसे हम अपने मुंह के द्वारा बोल करके प्रकट करते हैं, उसे ही मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे बोलना, भाषण देना, वाद विवाद करना, मोबाइल में बातें करना, ये सब हो गया मौखिक भाषा जो हम मुंह के तौर पे बोलते हैं। लिखित भाषा जो हम लिख करके प्रस्तुत करते हैं, लिख करके एक दूसरे को देते हैं। जैसे देखिए, आइए लिखते हैं। लिखित भाषा का वह रूप जिसे हम बोलकर नहीं, लिख कर प्रकट करते हैं। भाषा का वह रूप जिसे हम लिख करके प्रकट करते हैं। भाषा का वह रूप जिसे हम लिख करके अपने भाव को प्रकट करते हैं, एक दूसरे तक देते हैं, उसे ही लिखित भाषा कहलाता है। जैसे पत्र लिखना, पत्र लिखते हैं कि नहीं, वो पत्र लिखना क्या हो गया, एक लिखित भाषा हो गया। SMS, मोबाइल फोन में SMS लिखते हैं। देखिए मोबाइल फोन में दोनों चीज होता है, SMS करते हैं वो लिखित भाषा हो गया, लेकिन बात करते हैं वो क्या हो गया,
वो हो गया लिखित भाषा, मौखिक भाषा, और ये लिखित भाषा, SMS लिखना लिखित भाषा, बात करना मौखिक भाषा, ईमेल लिखना, ईमेल भी लिखित भाषा के अंतर्गत हो गया। आइए भाषा, आशा करता हूँ भाषा समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आसान हुआ होगा। मैं भाषा के यही मतलब सार बताता हूँ, उसका अच्छा एक नियम बताता हूँ, अपने भाव को दूसरे तक पहुँचाना और उसके भाव को अपने तक ग्रहण करना, वही भाषा कहलाता है। भाषा के दो रूप हुए, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। एक सहयोगी है उसका सांकेतिक भाषा, ये मौखिक भाषा के साथ जुड़ा रहता है, इशारा करते हैं, ओ खिड़की खोलो, मैं इशारा संकेत कर रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ और संकेत भी कर रहा हूँ, मतलब मैं सांकेतिक भाषा का सहयोग लेता हूँ, लिखित भाषा के साथ सहयोग नहीं लेता हूँ। लिखित भाषा के पास इसीलिए उसे अस्थायी रूप दिया गया, लिखित भाषा को इसीलिए स्थायी रूप दिया गया। आगे हम लोग पढ़ते हैं लिपि। लिपि किसे कहते हैं? ये भाषा का जब विकास हुआ, बोले जाने लगे, तो इसे लिखने के लिए एक क्रम बनाया गया, लिखने के लिए एक क्रमबद्ध बनाया गया, जो क्रमबद्ध तरीके से जो लिखते हैं और उनके अंदर जो चिन्ह प्रयोग करते हैं वही लिपि कहलाता है। भाषा का जब विकास हुआ या इसका ज्ञान हुआ तो इसे लिखने के लिए एक निश्चित चिन्ह बनाया गया, क्रम बनाया गया, जो क्रम बना वही लिपि कहलाता है। देखिए यहाँ पे आसान सा एकदम है परिभाषा, आपको दिक्कत नहीं होगी, आप बहुत दिन तक याद कर सकते हैं, बहुत दिन तक जान सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, भाषा को लिखने में, भाषा को लिखने में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने में जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। जैसे यह देखिए, लिपि जो है, लिपि कहा जाता है, लिपि का जन्म कहाँ से हुआ या फिर भाषा का जन्म कहाँ से हुआ, तो संस्कृत भाषा से हुआ। सभी भाषाओं का जन्मदाता संस्कृत कहा जाता है। सभी जितने भी भाषा आज तक है हमारे देश में, लगभग 22 भाषाओं को संविधान ने दिया है दर्जा, और अन्य सारे बोली हैं जो बहुत सारे हैं, वो सभी भाषाओं का निर्माण जो है संस्कृत भाषा है। देखिए लिपि की जड़ें ब्राह्मणी परिवार से कहा जाता है। ब्राह्मणी परिवार मतलब संस्कृत से, ब्राह्मणी परिवार संस्कृत से। लिपि की जड़ या लिपि की कह सकते हैं, लिपि तो ब्राह्मणी परिवार से होता है, और वो किस भाषा से आया? संस्कृत भाषा से। सबसे पहले इस देश में जन्म हुआ तो संस्कृत भाषा का जन्म हुआ। संस्कृत भाषा के जन्म होने के बाद धीरे धीरे इसका विकास बढ़ते गया और बहुत सारे भाषाओं का निर्माण हुआ। देखिए जो निर्धारित चिन्ह है उनका सबका लिपि अलग अलग है, जैसे हर एक भाषा का लिपि अलग अलग है। मैं कुछ यहाँ पे भाषा दिया हूँ और लिपि दिया हूँ, जैसे हिंदी भाषा का लिपि देवनागरी, संस्कृत भाषा का लिपि देवनागरी, मराठी भाषा का लिपि देवनागरी, नेपाली भाषा का लिपि देवनागरी, कोंकणी का देवनागरी, अंग्रेजी भाषा का रोमन, जर्मन भाषा का रोमन, फ्रेंच भाषा का रोमन, पंजाबी भाषा का गुरुमुखी, उर्दू भाषा का अरबी और फारसी। इस तरह से सभी भाषाओं को लिपि में प्रदान किया गया, क्रमबद्ध में समूह में रखा गया। आशा करता हूँ मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए, पाने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें, और मेरे YouTube चैनल के बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। और आगे मैं इसका बताता हूँ, अभी बताना बाकी है, अभी मैं आगे बता रहा हूँ भाषा ये बोली किसे कहते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं, ये दो अभी बाकी है। थोड़ा वीडियो में बने रहिए, मैं आपको अंतिम तक दिखाता हूँ बोली किसे कहते हैं, बोली में इंटरेस्टिंग लगेगा, और व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण में भी इंटरेस्ट लगेगा। मैं अभी आगे तुरंत इसी के आगे तुरंत बता रहा हूँ, आप वीडियो समझा रहा था, बता रहा था। आगे हम लोग पढ़ लिए थे लिपि, भाषा और बोली पढ़ लिए थे, आगे हम पढ़ेंगे बोली के बारे में। भाषा और लिपि पढ़ लिए थे, आगे हम पढ़ेंगे बोली के बारे में कि बोली होता क्या चीज़ है। भाषा तो हम लोग जान गए थे, एक दूसरे का आदान प्रदान या अपने विचार को व्यक्त करते हैं, दूसरे व्यक्ति के सामने लेते हैं। आगे हम पढ़ेंगे बोली। बोली क्या चीज़ होती है, बोली किसे कहते हैं, बोली क्या है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोली के बारे में, यहाँ कन्फ्यूजन दूर होगा। बोली जैसे भाषा का ही छोटा रूप है, भाषा का ही दूसरा रूप है, कहेंगे इसको आमतौर पे सरल भाषा में कहेंगे भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। क्षेत्रीय क्या है? अपने क्षेत्र में बोला जाता है। जैसे हम हजारीबाग में, हजारीबाग के कोई गांव है,
वहाँ का है, तो वो क्षेत्रीय रूप में जो भाषा बोला जाता है, जो बोली बोला जाता है, वही बोली कहलाता है। वो भाषा नहीं कहलाएगा, बोली कहलाएगा। भाषा के अंतर्गत होता है। हर एक 5 किलोमीटर में बोली जो है चेंज होता है। हर एक 5 किलोमीटर में बोली चेंज होता है, भाषा चेंज होता है, वेशभूषा चेंज होता है। बोली का परिभाषा है भाषा के क्षेत्रीय रूप को, क्षेत्र में बोले जाने वाले क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। हर राज्य का हर एक जगह का, स्थान का, हर एक राज्य का हर एक अलग अलग जगह का अलग अलग क्षेत्रीय रूप होता है। कुछ मैं बता दिया हूँ, जैसे असमिया असम में बोले जाते हैं, खोरठा ये हमारे झारखंड में बोले जाते हैं राज्य में, पचपरगनिया ये भी हमारे झारखंड में बोले जाते हैं, मैथिली मध्य प्रदेश में बोले, हरियाणवी हरियाणा में बोले जाते हैं, राजस्थानी, इस तरह से बहुत सारे ये हमारे बोलियां हो गए। ये भाषा के अंतर्गत नहीं है, याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में बड़े बहुत सारे एग्जाम्स में, बहुत सारे परीक्षा में पूछता है, मैथिली हरियाणवी दे दिया, हरियाणवी कहाँ का भाषा है, ये ऑलरेडी भाषा दे दिया तो आप समझ जाइए वो भाषा है ही नहीं, वो बोली है, वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उसमें आप देखिएगा हरियाणवी का अलग भाषा होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये सब हमारे कुछ बोलियां हैं जो लोकल क्षेत्र में बोले जाते हैं, हर राज्य के क्षेत्र में बोले जाते हैं, ये बोलियां हुए। और हिंदी भाषा, हम सभी भाषा, इसमें हमारे संविधान में कुल 22 भाषाओं को स्वीकृति मिली है बोलने के लिए। हर राज्य को, अलग अलग राज्य को भाषा मिला है, वो 22 भाषा है। 22 भाषा में देखिए कुछ है, हम यहाँ बता दिए गए। भारतीय संविधान के द्वारा, ये बहुत सारे एग्जाम में, बहुत सारे परीक्षा में पूछे जाते हैं, आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत उपयोगी क्वेश्चन है, बहुत ही आपको ज़्यादा लाभदायक होगा, काम करेगा। इसको ध्यान से देखिएगा। हमारे संविधान में या भारतीय संविधान के द्वारा हमारे देश में कुल 22 भाषाओं को राजभाषा के रूप में स्वीकृति मिली है या दर्जा मिली है। कितने भाषाओं का? 22 भाषाओं को। तो पूछता है कभी कभी, भारतीय संविधान में कुल कितने भाषाओं को राजभाषा के रूप में दर्जा मिली है? तो आप क्या बोलिएगा, क्या लिखिएगा? 22 भाषाओं को। तो 22 भाषाओं को मैं जिक्र भी किया हूँ, यहाँ लिखा हूँ। सबसे पहले हिंदी है हमारा, फिर उर्दू है, संस्कृत है, कश्मीरी है, असमिया है, बंगला है, डोंगरी है, पंजाबी है, उड़ीसा है, उड़िया है, मराठी है, गुजराती है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, कोंकणी है, मणिपुरी है, मैथिली है, संथाली है, बोडो है, सिंधी है, नेपाली है। टोटल 22 भाषा हैं जो हमारे संविधान ने दर्जा दिए है राजभाषा के रूप में, राज्य भाषा के रूप में ये बोले जाते हैं। टोटल 22 भाषा। क्वेश्चन तैयार होता है, खड़ा होता है, पूछेगा क्वेश्चन, उड़िया ये कहाँ का भाषा है? तो उड़ीसा, ये याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। असमी कहाँ का भाषा है? तो असम। मतलब उसका नाम से पता चलेगा वो किस जगह का भाषा है, किस तरह से बोला जाता है। गुजराती गुजरात का भाषा है, तमिल का भाषा है, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, कोंकणी, मणिपुर, मैथिली, संथाली, बोडो, सिंधी, नेपाली, ये 22 भाषा अलग अलग राज्यों में बोले जाते हैं। 22 अलग अलग राज्य में भी अलग अलग बोलियां भी बोली जाती है, ये भी याद रखिएगा। बोली और भाषा में फर्क है। भाषा क्या है? जो संपूर्ण, जो राज्य में स्थिर हो, राज्य में उसका हर सरकारी कार्यालयों में यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ऑफिशियली कार्यालयों में यूज किया जाता है उस भाषाओं को। लेकिन हम बोली को ऑफिस या कार्यालय में यूज नहीं कर सकते। ऑफिस में यूज करने के लिए उसका राजभाषा स्थिर होता है, लगा होता है। आगे आइए, हम थोड़ा सा बता देंगे हिंदी भाषा को कब मिली। और सभी भाषाओं को तो अपना अपना दर्जा मिला है, कब उसे स्वीकृति दिया गया है, कब नहीं मिला है, ये अलग अलग है। लेकिन हम हिंदी भाषा से बिलोंग करते हैं, हिंदी भाषा से निकलते हैं, जानते हैं, तो हिंदी भाषा के बारे जानेंगे। हिंदी भाषा से ये क्वेश्चन बहुत सारा तैयार होता है। यहाँ 2 लाइन है, 2 लाइन में कम से कम 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन तैयार करता है सरकार या फिर कोई भी एग्जाम में। ये 6 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन अगर दी, इसको हम समझ जाएंगे, 4-6 क्वेश्चन आपको आसान होगा, जानकार होगा। देखिए हमारे भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को अनुच्छेद 343 सन 14 सितंबर 1949 ईस्वी को राजभाषा के रूप में स्वीकृति मिली है। क्वेश्चन तैयार होगा, हिंदी भाषा कब मनाया जाता है?
ऐसा क्वेश्चन तैयार होगा। हिंदी भाषा कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना होगा 14 सितंबर 1949 ईस्वी। दूसरा बात है, क्वेश्चन एक और तैयार होगा, हिंदी भाषा को संविधान के कितने अनुच्छेद में स्वीकृति मिली है? कितने अनुच्छेद में? तो यहाँ लिखा गया है 343। ये याद रखिएगा, समझे कि नहीं। एक क्वेश्चन और तैयार होता है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाषाओं को राजभाषा के रूप में स्वीकृति मिली है? तो 22 भाषाओं के रूप में 22 भाषा आपको स्वीकृति या दर्जा दिया गया है राजभाषा के रूप में। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? इसी दिन हिंदी भाषा को संविधान में स्वीकृति मिली थी, दर्जा मिली थी हिंदी भाषा के राजभाषा के रूप में, कि चलो भाई वो राजभाषा के रूप में उसे दर्जा दिया जाता है। तो ये अनुच्छेद में 14 सितंबर 1949 ईस्वी को ही राजभाषा के रूप में दर्जा मिली थी हिंदी भाषा को। याद रखिएगा, ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा मतलब काम आएगा आपके लिए, बहुत उपयोगी होगा, ये याद रखने वाली चीज़ है, बहुत अच्छा है। डिस्कशन में भी आप डिस्कस करके अपने दोस्तों को बता सकते हैं ये चीज़। ये क्वेश्चन हिंदी का बहुत मतलब आपके लाइफ का एक इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन, यह प्रश्न है, आपको याद करना जरूरी है, याद करना बहुत ही जरूरी है, इसलिए इसको याद रखिएगा। आगे हम बताते हैं व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण देखिए, आमतौर पे व्याकरण जो है ग्रामर, इंग्लिश में कहेंगे इसे ग्रामर। व्याकरण क्या है? व्याकरण से ही हमारा हाव भाव सब शुरू होता है। जितना भी एक चलने का नज़रिया भी है या बोलने का नज़रिया भी है, वो सब व्याकरण से सम्मिलित है, व्याकरण से संबंधित है, व्याकरण से ही सीखते हैं। देखिए कहता है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से या जिसके द्वारा शुद्ध शुद्ध पढ़ते हैं, शुद्ध शुद्ध लिखते हैं, शुद्ध शुद्ध बोलते हैं, उसे ही व्याकरण कहते हैं। जैसे हम अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो ये भी शुद्ध शुद्ध बोलना हुआ, शुद्ध शुद्ध बोल करके पढ़ा रहे हैं, तो ये एक व्याकरण के अंतर्गत हुआ। बिना व्याकरण के सहयोग से हम पढ़ा नहीं पाते। जीवन में अगर हिंदी किताब पढ़ना है या हिंदी का कोई भी काव्य पढ़ना है, कविता पढ़ना है, पाठ पढ़ना है, तो आपको जरूरत होगा व्याकरण। क्या जरूरत होगा? व्याकरण। तो आप व्याकरण आपको जानना जरूरी है। देखिए, जब तक हम जिंदगी में व्याकरण के बारे में नहीं जानेंगे या व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा हमें, तो हम हिंदी नहीं पढ़ सकते, हिंदी नहीं जान सकते। हिंदी क्या कोई भी भाषा संभव ही नहीं है। व्याकरण आप नहीं जानेंगे या व्याकरण को आप सही तरह से नहीं सीख पाएंगे, तो आपको कोई भी बुक या कोई भी किताब आप नहीं पढ़ पाएंगे। कोई भी बुक, कोई भी किताब आप नहीं पढ़ पाएंगे बिना व्याकरण के सहयोग से। आपको किताब पढ़ने के लिए, ग्रंथ पढ़ने के लिए, काव्य पढ़ने के लिए, कहानी पढ़ने के लिए, सुलेख लिखने के लिए, देखने के लिए आपको व्याकरण की आवश्यकता होती है। व्याकरण आप शुद्ध शुद्ध जान गए, समझ गए, आप एक ज्ञाता कहलाएंगे। व्याकरण को पढ़ना बहुत ही कठिन है, इसलिए व्याकरण से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। व्याकरण के बारे में जानेंगे आगे और हम इसी तरह से बताएंगे धीरे धीरे। इसी व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध बोलना सीखते हैं, जानते हैं, उसे ही व्याकरण कहते हैं। जैसे अभी अगर यदि हम किसी से टॉकिंग करते हैं, बात करते हैं, बात करने में भी व्याकरण का यूज होगा। हम कहीं कहीं भी बड़ों को बोल देते हैं तुम नहीं जाओ, ये व्याकरण में नहीं है। व्याकरण ऐसा नहीं कहता है, समझे कि नहीं। बड़ों को, छोटों को, सबको रिस्पेक्ट होता है। आपका एक वर्ड होता है, आपका प्रयोग किया जाता है, ये व्याकरण ही सिखाता है हमें। व्याकरण के अलावा और किसी चीज़ से नहीं सीख पाते हैं हम लोग। मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मेरे वीडियो को अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। अगर यदि अधिक फायदा हुआ होगा, अधिक जानकारी मैं दे पाया हूँगा अपने माध्यम से, तो आप दोस्तों को जरूर शेयर करें, क्योंकि कुछ बेनिफिट उन्हें हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद।